हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। गाइस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लास्ट एक्सरसाइज रह गई है 3.6, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है उन इक्वेशंस के बारे में जो लीनियर इक्वेशंस तो नहीं है बट उनको रिड्यूस किया जा सकता है लीनियर इक्वेशन में। हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले 4 मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो वीडियोस जो कि रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है बच्चे, यानी कि लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी बट उनको रिड्यूस किया जा सकता है लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए बेटा, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के शो करूंगा, जरा एक बार देखिएगा। आपके एनसीईआरटी 3.6, आपके एनसीईआरटी 3.6, जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चे। आपके एनसीईआरटी 3.6 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, क्या दिया गया बच्चे? 1/2x प्लस 1/3y है ना, और यहाँ पे क्या नीचे क्या 1/3x प्लस 1/2y। जनरली अब तक आपने क्या देखा था बच्चे? अब तक आप एक चीज देखते थे कि वेरिएबल जो होता था वो न्यूमरेटर में हुआ करता था, राइट। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही सीन है। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो हमें न्यूमरेटर में नहीं दिख रहा है बेटा, वो हमें डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या किया जाए? जो हमारा वेरिएबल है, अगर देखो वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में होता है, जैसे 1/2x है, ठीक है, तो अगर आप इस x को ऊपर ले आएंगे तो पावर -1 बनेगी। जब पावर -1 होती है भाई, तो वो लीनियर इक्वेशन थोड़ी है, उसको लीनियर थोड़ी बोला जाता है। लीनियर तो तब बोला जाता है ना, लीनियर तो तब बोला जाता है जब ये 2x प्लस 3y इस फॉर्म में होती, मतलब x न्यूमरेटर में होता है और उस वेरिएबल की पावर 1 होती। बट फिलहाल यहाँ पर क्या है, अभी ये लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि x भी डिनोमिनेटर में है और y भी डिनोमिनेटर में है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए, वो चीज बेटा अब हम लोगों ने यहां पर सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का 3.6 वाला पार्ट है। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। अच्छा बच्चे, 1/2x प्लस 1/3y और गिवन था 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। जी बच्चे, पहले क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट चेक कर लीजिए। मैंने क्वेश्चन सही लिखा है नहीं लिखा है? 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ओके, क्वेश्चन एकदम सही लिखा है भाई। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका यूज किया जाए? तो देखो भाई, करना क्या है ना, जो वेरिएबल है आपका, उस वेरिएबल को सेपरेट कर देना है और उसका जो कांस्टेंट पार्ट है, उसका जो कोएफिशिएंट है, उसको अलग कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं 1/2x प्लस 1/3y जो था वो इक्वल टू 2 था। ठीक है, तो आप इसमें एक काम कीजिए, इसमें आप एक काम कीजिए, इस 1/2x को क्या 1/2 इंटू 1/x करके लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। बात तो अल्टीमेटली वही रहेगी फिर भी, राइट। प्लस ऐसी इस 1/3y को बेटा आपने क्या करना है, 1/3 को अलग लिखना है और जो 1/y है बेटा उसको अलग कर देना है। क्योंकि होना क्या है, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में 3 की मल्टीप्लाई y से होगी, तो आना तो इसने ही है। ठीक है, राइट साइड में इक्वल टू 2 चलेगा। एंड ऐसी ये जो 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 चल रहा है, इसमें क्या करेंगे? ऐसी सेम कहानी भाई, 1/3 को अलग, 1/x को अलग, 1/2 को अलग, 1/y को अलग, इक्वल टू में 13/6, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जब इतना हो जाएगा, ऐसा कर क्यों रहे हैं? अब करना क्या भाई, ये जो 1/x है ना, कुछ देर तक इस 1/x को आप 1/x नहीं पढ़ेंगे, इसको m पढ़ो, और जो 1/y है उसको n पढ़ो। मैं m और n लिख रहा हूं, हो सकता है आपके टीचर्स a या b यूज करवाएं, हो सकता है आपके टीचर्स u या v यूज कराएं, यहां पर u और इधर n की जगह क्या v, ऐसे भी हो सकता है। देखो अलग अलग टीचर का अलग अलग तरीका होता है। बाकी मैं इनको m और n नाम दे रहा हूं क्योंकि u और v मुझसे बनते ही नहीं है इजिली, तो मैं m और n लिखना ज्यादा पसंद करता हूं बच्चे। तो देखो इसने क्या बन जाना है, अब देखो 1/2 तो रहेगा, साथ में आ जाएगा m, 1/3 भी रहेगा,
साथ में आ जाएगा n इक्वल टू में 2 एंड यहाँ पर क्या होगा बच्चे 1/3 रहेगा साथ में m 1/2 रहेगा साथ में n इक्वल टू में अपन का रहेगा 13/6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो भाई, एलसीएम लो, इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 एलसीएम 6, 3m प्लस 2n इक्वल टू 2, 3m प्लस 2n इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन होगी मेरे पास। ऐसी 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n अपॉन में 6 चल रहा था बच्चे, और यहाँ रहेगा 13/6, 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 2m प्लस 3n इक्वल टू 13। राइट, अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक इक्वेशन 1 ये अपनी होगी इक्वेशन 2। मैंने अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर, इधर यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या बन जाना है, 3 3 जा 9m, 3 2 जा 6n 36, और इसमें क्या बन जाना है, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4m, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6n, और 13 2 जा 26। ओके, और ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये माइनस, और ये प्लस से ये भी हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, 9 से 4 माइनस किया आपका बचेगा 5m, और 36 से 26 माइनस के बच्चे आपका आ जाएगा 10, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 2, m की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, जब m की वैल्यू निकल गई है तो अब इस m की वैल्यू से बेटा आप n भी फाइंड करो, 2m प्लस 3n जो था वो 13 के इक्वल था। राइट, और m की वैल्यू निकली है 2, 3n इक्वल टू 13, और 3n इक्वल टू ये 4 बनेगा तो बन जाएगा 9, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 3। राइट, हमारी m की भी वैल्यू आ गई और n की भी वैल्यू आ गई। अब करना क्या, देखो हमें क्वेश्चन में m और n नहीं फाइंड करना था, हमें तो x फाइंड करना है और हमें y फाइंड करना है। तो जो अपन का जो m है बेटा, इस m की जगह हम 1/x लिख देंगे, वो 2 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऐसी जो n था बेटा n, वो 1/y के इक्वल था, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। बात समझ में आ रही बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में से दो इक्वेशन आपने निकाली है बेटा, उसमें इस x और y की वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं आप। ठीक है, देखो मैं यहां पुट करके देखता हूं, सोचिए जरा, यहाँ पर 1/2 है और x की जगह 1/2 लिखता हूँ, यहाँ 1/3 है, y की जगह 1/3 लिखता हूँ। सॉल्व करके बताइए 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है बेटा, यानी कि हमारा आंसर एकदम सही निकला है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमने ये किया, ऐसे ही देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2/√x प्लस 3/√y। चलो इसको करते हैं, 2/√x सेकंड पार्ट, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू में 2 एंड 4/√x माइनस 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ओके, तो बेटा देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमें इस बार वेरिएबल न्यूमरेटर में नहीं दिया, वेरिएबल डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो तरीका फिर से वही रहेगा यार। ठीक है, तरीका क्या है, 2 को अलग कर दो और जो 1/√x वाला पार्ट है उसको अलग लिखो। ठीक है, प्लस ऐसी जो 3 है उसको 3 इंटू में 1/√y करके लिखना है। देखो बात आंसर में फर्क थोड़ी बनेगा, रहना तो उसने वही है ना। ठीक है, बस इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इसको लीनियर इक्वेशन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसी 4 यहाँ पे 1/√x रहेगा, 9 1/√y आ जाएगा, माइनस में 1। अब देखो इसने बन जाना है 2m, ऐसी 3n इक्वल टू में रहेगा 2, यहाँ रहेगा कैसे, मतलब यहाँ पे लिख लो इस चीज को कि हम जो है 1/√x को m नाम दे रहे हैं और जो 1/√y है उसको बच्चे हम n नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2m प्लस में 3n इक्वल टू 2 एंड 4m माइनस में 9n
इक्वल टू में माइनस का 1, ठीक है। 2m प्लस 3n इक्वल टू 2 और 4m माइनस 9n इक्वल टू माइनस 1। ये दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बेटा एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, कोई से मेथड यूज कर लो। मैं एलिमिनेशन यूज कर रहा हूँ। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गाइस जब आप इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसमें बन जाना है 6m प्लस 9n इक्वल टू 6, ठीक है। और इस इक्वेशन की आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई आप 1 से कर रहे हैं, यानी इसने एज इट इज रहना है 4m माइनस 9n इक्वल टू माइनस 1। तो आप देख सकते हैं 9n से 9n कट जाएगा और 10m की वैल्यू आ जाएगी 5 और m की वैल्यू आ जाएगी बच्चे यहाँ पे 1/2। m आ गया, m अभी m निकला ओनली, ठीक है। नाउ 6m प्लस 9n इक्वल टू में 6 है, m की जगह 1/2, तो 9n इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस में 3 और 3 आ जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 1/3, राइट। तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ m 1/2 निकल गया, n 1/3 आ गया। अब m था किसके इक्वल, m किसके इक्वल था बेटा, m की वैल्यू थी 1/√x, ठीक है, 1/√x। तो 1/√x जो है अपन का 1/2 के इक्वल है, तो √x की वैल्यू हो जाएगी 2 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, √x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो इसमें बन जाना है x इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसी n यानी कि 1/√y 1/3 के इक्वल, तो √y की वैल्यू 3, ऐसे y की वैल्यू आ जाएगी 9, राइट। x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 9। आप चाहो तो अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, x की जगह 4 और y की जगह 9 रखे, रखो जरा यहाँ पे x की जगह 4 रखो, इसने 2/2 बन जाना है, y की जगह 9 रखो, इसमें 3/3 बन जाना है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे सिंपली हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, x की जगह अगर आप 4 रख देंगे 4/2 माइनस 9/3, 2 माइनस 3, आपका आंसर क्या आएगा बेटा, -1 आएगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो अब देखो ये जो थर्ड पार्ट है, इसमें करना क्या है, 4 इंटू 1/x लिखना, y तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 3 इंटू 1/x लिखना, माइनस का 4y इक्वल टू 23 रहेगा। तो यहाँ पर आपने बस अब 1/x को ही m नाम देना है, ठीक है। जिससे होगा क्या बच्चे, ये आपका बन जाएगा 4m प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3m माइनस 4y इक्वल टू 23। तो एक ये इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है और एक ये वाली इक्वेशन बेटा आप लोगों ने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसको आप खुद से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, चौथा पार्ट इसका, चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में देखो क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं एक बार फटाफट से। क्वेश्चन है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ओके। एंड ऐसी है फिर, एंड 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो गाइस क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2 और 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। ओके, क्वेश्चन लिख चुके हैं बेटा। अब इसको सॉल्व करना है। तो तरीका बेटा फिर से यहाँ पर वही है, इस बार डिनोमिनेटर में x ना होकर x माइनस 1 है, तो अब क्या करेंगे, वही सेम तरीका 1/x माइनस 1, ये तो ऑलरेडी 1/1 माइनस 2 है, चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट साइड इस वाली इक्वेशन में 6 इंटू में 1/x माइनस 1 माइनस 3 इंटू में 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब करेंगे क्या, जो 1/x माइनस 1 है उसको m मान लो, जो 1/y माइनस 2 है उसको आप n मान लीजिए, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा कितना, 5m प्लस n इक्वल टू 2 और ये बन जाएगा 6m माइनस का 3n इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 हो गई, इनको सॉल्व करना है। मैं इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 था ना बेटा, n का कोफिशिएंट 1 था और नीचे मुझे 3 नजर आ रहा है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे,
इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5 3 15, 5 3 15 जमा में 3n बराबर 6 एंड 6m माइनस 3n इक्वल टू 1 कैंसिल, और ये अपन का बन जाएगा 15 और 6 21m, 6 और 1 अपन का बन जाएगा 7 और m की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक है, m निकल गया भाई 1/3। नाउ किसी भी एक इक्वेशन को चूज कर लो भाई, 6m माइनस 3n इक्वल टू 1, m की जगह 1/3 माइनस 3n इक्वल टू 1 कट जाएगा तो बनेगा 2, 2 माइनस 1, लो भाई n की वैल्यू भी 1/3 आ रही है, m की वैल्यू भी 1/3 आ रही है और n की वैल्यू भी 1/3 आ रही है। तो अब एक काम करेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें बेटा हमने क्या किया था, हमने ये 1/x माइनस 1 को इस m की जगह हमने ये लेट कर रखा था बेटा, तो लो भाई फिर इस m की जगह 1/3 रख देते हैं, यानी x माइनस 1 जो होगा 3 के इक्वल आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसी n किसके इक्वल था, n इक्वल टू था 1/y माइनस 2, लो भाई n की जगह 1/y माइनस 2 1/3 के इक्वल आ गया, और यहाँ से y माइनस 2 जो है वो 3 के इक्वल आ गया और y की वैल्यू 5 आ गई। तो 4 एंड 5 हमारे आंसर आ रहे हैं। आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, 4 एंड 5 हमारे आंसर आ रहे हैं। आंसर को वेरीफाई करने के लिए देखो, मैं इस वाली क्वेश्चन में x की जगह 4 रख रहा हूँ, तो 4 माइनस 1 3 बनेगा, और y की जगह 5 रखे 5 माइनस 2 ये 3 बनेगा। 6/3 आपका आंसर कितना आना है बेटा, आपका आंसर 2 आएगा। तो मतलब आपका आंसर, आप अपने आंसर को इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं यार। ठीक है, मेरा आंसर एकदम सही निकल रहा है, 4 एंड 5। ओके, चलिए अब जरा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इस वाली चीज को जरा ध्यान से देखो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 7x माइनस 2y है ना बेटा, ये जो xy था उसे दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख दो। ठीक है, तो होगा क्या, x से x कट जाएगा, 7 इंटू 1/y हो जाएगा, या y से y कटेगा और 2 इंटू 1/x बन जाएगा, इक्वल टू m इक्वल टू 5 रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो चीज है, ये एकदम पहले वाले पार्ट के, पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन चुका है। सेम चीज आपको यहाँ करना है। ओके, अब जरा इस वाले को देखिएगा, 6x प्लस 3y इक्वल टू में 6xy था ना, इस xy को हटा के डिनोमिनेटर में ले आओ लेफ्ट साइड के, देखो x से कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 6 इंटू 1/y और 3 इंटू में 1/x इक्वल टू में 6। तो ये चीज बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये m और ये n बन जाएगा। तो ये काम बेटा आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। एक सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं, एक सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं बेटा इसका, क्योंकि सेवेंथ और एट दोनों फिर एक जैसे ही हैं। ओके, सेवेंथ पार्ट देखते हैं बेटा फटाफट से। सेवेंथ पार्ट में है 10 के अपॉन में x प्लस वाई प्लस 2 के अपॉन में x माइनस वाई 4। ठीक है, और 15 के अपॉन में x प्लस वाई माइनस 5 के अपॉन में x माइनस वाई माइनस 2। 10 by x plus y plus 2 by x minus y equal to 4, 15 by x plus y minus 5 by x minus y equal to minus 2। तो दो इक्वेशन है बेटा हमारे सामने। ओके, तो सॉल्व करने के लिए तरीका देख लो बेटा एक बार। तरीका वही सेम यार, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ना, तो 10 को अलग कर दो और 1 by x plus y, फिर यहाँ पे 2 को अलग कर दो और 1 by x minus y इक्वल टू में 4, एंड ऐसी 15 इंटू में 1 by x plus y माइनस 5 इंटू में 1 by x minus y इक्वल टू में माइनस 2। अब तरीका क्या रहेगा, वही फिर से 1 बाई एक्स प्लस वाई को m मान लेते हैं और 1 बाई एक्स माइनस वाई को n मान लेते हैं। तो इसमें बन जाना है 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, 15m माइनस 5n इक्वल टू माइनस 2। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ n के साथ 2 है, नीचे वाले इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, यहाँ n के साथ 5 है, ऊपर वाले इक्वेशन की मल्टीप्लाई 5 से कर दो। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ बेटा मैं, तो 50m 5 दूनी 10n 5 चौक 20। ओके, और ऐसे 15 दूनी 30m माइनस 10n माइनस का 4, ये कैंसिल,
50 और 3 80 m 16 और m इक्वल टू हो जाएगा 16 कट जाएंगे, कैंसिल कर देंगे 80 से, तो 1/5 आ जाएगा बेटा। तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो ये पार्ट आप ये देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट है यार, मेन जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है कि m और n लेट करना होता है, ठीक है। अब देखो अब मुझे n भी फाइंड करना है, तो देखो तरीका कुछ अलग थोड़ी है, अब ये चीज आपको आती है यार, ठीक है। इसको आप खुद ट्राई करेंगे तो आपसे होगा बेटा। यहाँ तो चलो मैं एक प्रकार से गाइड की तरह आपके लिए काम कर रहा हूँ कि चल भाई मैं करवा देता हूँ, पर ये चीज मेरे को पूरी करवानी नहीं चाहिए, ये खुद आपको करना चाहिए और आपसे होगा। अगर आपने पीछे की सभी एक्सरसाइज को, सभी क्वेश्चन को बड़ी ईमानदारी से किया है, अच्छे से किया है, तो आपसे ये सब होगा बेटा, ठीक है। 10 + 10n और 10n इक्वल टू में 20 - 10 और n की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, सो गाइस n की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब n 1 आ गया, m 1/5 आ गया। अब m था किसके इक्वल, m था 1/x + y के 1/x + y जो है वो 1/5 के इक्वल, तो x + y की वैल्यू 5 आ जाएगी और यहाँ से 1/x - y जो था वो 1 के इक्वल, तो x - y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई हैं, अब फिर से आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा या फिर कुछ और मेथड लगाना पड़ेगा, बट इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन देखो क्वेश्चन आसान है, अपने आप ही कैंसिल हो रहे हैं x की वैल्यू 3 और ऐसी x + y अगर 5 के इक्वल है तो आपकी y की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा। ओके, x की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है। अपने आंसर को बेटा अगर वेरीफाई करना है तो एक काम करें, x की जगह 3, y की जगह 2, 3 + 2 5, 10/5, 3 - 2 और आपका आंसर 4 एकदम सही आ रहा है बेटा, ठीक है। तो गाइस आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा, m और n की वैल्यू निकालने के बाद भी जो x और y की वैल्यू आपकी नहीं निकल पाई, यहाँ पे दो नई इक्वेशन बन गई x और y के टर्म्स में, ठीक है। तो उन इक्वेशन को भी आपको दोबारा एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेम चीज बेटा आपको इस नेक्स्ट वाले 8th पार्ट में करनी होगी, ये काम आप खुद से करेंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी बच्चे। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बेटा हम लोग पढ़ेंगे। हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को बेटा पहले हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और इक्वेशन में कन्वर्ट करके बच्चे हमने उनको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, रितु नाम की कोई लड़की है, क्या बोला गया, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ओके, रितु नाम की कोई लड़की है जो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकती हैं कितनी देर में, टाइम लेंगी 2 घंटे का, ठीक है। ये है डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है बताता हूं, पढ़ते हैं फिर आगे। एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के बारे में भी बोल रहा है, अपस्ट्रीम के बारे में क्या बोल रहा है कि शी कैन अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। भैया अगर अपस्ट्रीम होगा तो डिस्टेंस रहेगी 4 किलोमीटर की, पर जो टाइम अब लगेगा बच्चे, वो टाइम हमारा कितने का है, वो 2 घंटे का है, ठीक है। यानी कि डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किलोमीटर चले जाते हैं और अपस्ट्रीम में 2 घंटे में हम सिर्फ 4 किलोमीटर ही चल पाते हैं, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है बच्चे, जरा समझेगा। बेटा नदी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है जी, नदी, और उसमें कोई ये ऋतु नाम की कन्या है, ठीक है जी, ये इसमें तैर रही है बेटा, ये मैंने तो अभी खड़ी लड़की इसमें दिखा रखी है, समझ आइए तैर रही है, ठीक है जी। अब देखो तैरने की जो इसकी दिशा है, देखो पानी तो आपको पता है कहाँ जा रहा है, वाटर आपकी साइड नीचे जाता हुआ दिख रहा है बेटा, ठीक है। अब देखो ऋतु का क्या सीन हो सकता है, क्या पता ये भी पानी की ही दिशा में तैरने लग जाए, ठीक है। अगर पानी भी नीचे जा रहा है और ऋतु भी नीचे की तरफ ही बह रही है, मतलब तैर रही है, ठीक है, तो इस वाली सिचुएशन को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम स्पीड, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। लेकिन एक केस क्या हो सकता है कि पानी तो चलो भैया हमारा नीचे की तरफ बह रहा है, पानी तो हमारा नीचे की तरफ बह रहा है, ठीक है, लेकिन ऋतु ने क्या बोल दिया, नहीं मैं तो सलमान खान हूं, ओके, मैं तो ऊपर जाऊंगी, मैं भी थोड़ा फिजिक्स की ऐसी तैसी करना चाहती हूँ, ठीक है जी, मतलब ऐसा कुछ सोच रही है लड़की है, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, पानी अगर नीचे जा रहा है और ऋतु
ऊपर की तरफ बह रही है भैया, तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, अपस्ट्रीम। यानी कि अगर दोनों के डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अगर सेम तो डाउनस्ट्रीम, और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो अपस्ट्रीम। तो जरा आप इस चीज को फील कर पा रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है। डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी भी नीचे की तरफ जा रहा है और हम भी नीचे की साइड ही बह रहे हैं, हम किसी अलग डायरेक्शन में नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि ऋतु की जो खुद की स्पीड है ना, शांत पानी में, मतलब पानी कुछ चल ही नहीं रहा, पानी एकदम शांत है तालाब के हुई, ठीक है जी। तो उस सिचुएशन में ऋतु जो है ना, मान लेते हैं ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह सकती है, तैर सकती है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं पानी की भी खुद की स्पीड है, पानी की भी खुद की स्पीड है, मान लेते हैं पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। अब सोचो जरा, ऋतु 8 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और पानी 2 किलोमीटर की स्पीड से, बताओ डाउन स्ट्रीम के केस में क्या ऋतु की स्पीड बढ़ नहीं जाएगी। अब ऋतु की खुद की स्पीड थी 8 और पानी ने 2 किलोमीटर और बढ़ा दिया, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। अब जरा इसका अपोजिट सोचो, मान लेते हैं पानी तो नीचे की साइड जा रहा था, ठीक है, लेकिन ऋतु कह रही नहीं मैं तो ऊपर जाऊंगी। तो देखो खुद ऋतु की स्पीड थी 8, ठीक है, बट पानी ने भी तो इसकी स्पीड को कम किया होगा, तो यानी कि स्पीड क्या रहेगी होगी इसकी, 6 किलोमीटर पर आवर। बच्चे बात समझ में आ रही बच्चों, ओ बच्चों क्या आपको ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, कि जब हम पानी की दिशा में बहते हैं तो उस सिचुएशन में स्पीड प्लस हो जाएंगी, हमारी स्पीड भी और पानी की स्पीड भी। लेकिन अगर हम अपोजिट जाएंगे तो उस सिचुएशन में स्पीड हमारी माइनस हो जाएंगी, बड़े वाले की स्पीड में से छोटे वाले की स्पीड को घटा देंगे बेटा। ओके, तो यही ना कुछ कुछ इस क्वेश्चन में बोला गया है। क्या बोलते हैं, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ठीक है। ऋतु की स्पीड फाइंड करनी है, जिसको मैं 8 मान के चल रहा था ना, इसको 8 नहीं मानते यार, इसको x मान लेते हैं क्योंकि मेरे को नहीं मालूम क्या है उसकी स्पीड, ठीक है। और पानी की जो स्पीड जिसको हम 2 मान के चल रहे थे इसको y मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ हर रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है जी। हमें पानी की स्पीड फाइंड करनी है, ओके, और दूसरा हमें ऋतु की स्पीड फाइंड करनी है। तो लिख लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर y किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक सिचुएशन और सोचो, मान लो ऋतु की स्पीड 8 है और ऋतु की स्पीड 4 है और पानी की स्पीड 8 है। सोचो क्या अब इस सिचुएशन में ऋतु अपस्ट्रीम चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। सोचो 4 की स्पीड से ऋतु ऊपर आ रही है और 8 की स्पीड से पानी नीचे जा रहा है, बेटा ऋतु ना मिलेगी भी नहीं पानी में, पता नहीं कहां खो जाएगी, ठीक है जी, गायब हो जाएगी एकदम ही। समझ रहे बात क्यों। तो ये जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में याद रखिए हमेशा ऋतु की स्पीड ज्यादा रहा करेगी और पानी हल्की स्पीड से बह रहा होगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, वरना प्लीज सलमान खान तुम लोग मत बन जाना कि पानी एकदम बह रहा हो बहुत ही एकदम रफ्तार में और तुम की नहीं भैया हम तो ऊपर चल के दिखाएंगे पानी में हीरो बनकर एकदम, ठीक है, तो वो नहीं चाहिए भाई। तो बॉस देखिए क्या है ना, ऋतु की स्पीड हमने मान ली x और पानी की स्पीड मान ली y। तो देखो एक स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड और एक होती है अपस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम में हमारी स्पीड बढ़ जाएगी x प्लस वाई और अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड घट जाएगी x माइनस वाई, ठीक है। अच्छा डाउनस्ट्रीम के केस में बोल रखा था कि डिस्टेंस हमारी 20 किलोमीटर है अगर टाइम 2 घंटे का हो तो, और अपस्ट्रीम में क्या बोल रखा है कि डिस्टेंस हमारी ये डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस थी हमारी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अगर टाइम कितने का हो, टाइम अगर 2 घंटे का हो। तो अब जरा सोचेगा टाइम इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है ना बच्चे। तो जरा इस सिचुएशन को देखो, इस वाले केस की बात कर रहे हैं, टाइम अगर मैं ले लूं 2 घंटे, डिस्टेंस ले लूं 20 किलोमीटर, स्पीड ले लूं x प्लस वाई, ठीक है। और दूसरा केस क्या, इस वाले केस को ले लो,
टाइम 2 घंटे, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, और स्पीड जो हमारी होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई। तो इस सिचुएशन में देखो 2 से 20 कट जाएगा, 1 के अपॉन में 10 अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर 2 से 4 कटेगा, तो 1 आर इक्वल टू 2 के अपॉन में x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये 2 इक्वेशन है मेरे पास, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और सॉल्व करके बच्चे आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई सा भी मेथड यूज कर लेना बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ओके, अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इसका काफी डिफिकल्ट पार्ट है। बच्चों ने ना जनरली इसका रट्टा लगा रखा होता है, वो रट्टाफिकेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, समझिएगा बच्चे। बच्चों को ये क्वेश्चन जनरली इजीली समझ में आता नहीं है, तो समझिएगा बेटा क्या करना है इसमें। देखो क्या बोला गया, 2 women and 5 men can finish a embroidery work in 4 days, and 3 women and 6 men can finish the work in 3 days, ठीक है। 3 दिनों में काम हमारा खत्म हो जाता है। ओके, अब जरा समझिएगा, find the time taken by 1 woman to finish the work and also time taken by 1 man alone to finish the work। बताओ भाई, जब जब 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर काम कर रहे हैं, एक महिला नहीं 2 महिला और साथ में 5 पुरुष भी मिलकर किसी वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई काम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो 4 दिन लग जा रहे हैं, ठीक है। और जब 3 महिलाएं काम कर रही हैं और 6 पुरुष लगे हुए हैं, तब उनको 3 दिन लग रहे हैं भैया किसी वर्क को कंप्लीट करने में। ओके, ठीक है, कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको कंप्लीट करने में उनको इतने दिन लग रहे हैं। अब अगर एक अकेली महिला उस काम को कंप्लीट करे, ठीक है, तो कितना दिन लगेगी। जैसे मैं तुमको बोलूं कि भैया तुमको मैथ्स के 4 चैप्टर करने हैं, ठीक है जी, आपको एसएसटी के 6 चैप्टर लिख के दिखाने हैं, आपको साइंस के 8 चैप्टर करने हैं, ठीक है, ये पूरा काम कंप्लीट चाहिए, ठीक है। और तुम बोल रहे हो कि वो भी मेरे को कंप्लीट चाहिए तुरंत 4 दिन में कंप्लीट चाहिए, ठीक है। और तुम्हें भी मालूम है कि 4 दिन में तो तुमसे होने से रहा, तो तुम क्या करते हो, तुम बड़ी दीदी की भी हेल्प लेते हो, ठीक है, बीच में मम्मी की भी हेल्प लेते हो, ठीक है जी, बड़े भाई की भी हेल्प लेते हो, और खुद भी तुम काम कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो जब इतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तब तुम बोल देते हाँ भाई अब मेरा काम 7 डेज में, 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मालूम है अगर तुम इसी काम को अकेले करने पे आ गए ना भाई, तो 7 दिन तो छोड़ो, तुम्हें 1 महीना भी कम पड़ जाएगा, तुम्हें 30 दिन में भी तुमसे काम नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो वही वाली बात है बेटा, यहाँ पर फिलहाल यहाँ पे होमवर्क तो था नहीं, यहाँ पर कोई साइंस मैथ्स वाला काम तो है नहीं, यहाँ पे कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क की बात हो रही है, ठीक है। और तुमसे बोलेगा अगर अकेली लेडी काम करे तो कितने दिन लगेंगे भाई, और अगर अकेला आदमी उसी काम को करे तो कितने दिन लगेंगे। तो मान लेते हैं लेट विमेन एंड मैन, 1 woman and 1 man can finish the work alone in X days and Y days respectively। मान लेते हैं कि एक महिला इस काम को X दिन में खत्म कर सकती है और एक पुरुष इसी काम को Y दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद ना बच्चों ने रट्टा लगा लिया होता है। रट्टा क्या, यहाँ 2 लिखा है ना, 2 by X 5 by Y, यहाँ 4 लिखा है ना, तो आंसर क्या 1 by 4। इसी प्रकार से 3 by X 6 by Y और क्या 1 by 3। ये बच्चों ने रट्टा लगा लिया होता है और इसको सॉल्व करना तो आप लोगों को आता ही है, ठीक है। बट इसका लॉजिक क्या है, ये आया कहां से, ठीक है, इसका लॉजिक बच्चे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अगर आप रट्टा लगाना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, बट अगर आप लॉजिक से समझना चाहते हैं बच्चे, तो वो काम बेटा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। तो जरा समझिएगा, देखो भाई एक लेडी काम को कितने दिन में खत्म कर सकती है अकेले, अभी आपने लेट किया X डेज में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टोटल वर्क कुछ तो होगा ना, कितना होगा टोटल वर्क, आइए बताओ भाई टोटल वर्क कितना है। हमें जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि 4 चैप्टर साइंस के करने हैं, 5 चैप्टर मैथ्स के करने हैं, तो ये पूरा टोटल वर्क है,
ठीक है। बट यहाँ एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको बोला गया, लेकिन टोटल वर्क तो बताया नहीं गया कि टोटल वर्क है कितना। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन होते हैं ना, टोटल वर्क को हमेशा 1 यूनिट मान के चलते हैं बेटा। टोटल वर्क हमेशा कितना मान के चले जाते हैं, 1 यूनिट। ओके, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि भैया तुमने मैथ्स के 10 चैप्टर करने हैं, ठीक है, तो देखो 10 चैप्टर करने हैं तो 10 चैप्टर 1 यूनिट के बराबर होगा, 10 चैप्टर 1 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। और मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुमने इस 10 दिन को 10 चैप्टर के काम को करने के लिए 5 दिन लगा दिए, 5 दिन लगा दिए, ठीक है। तो यानी कि तुमने 5 दिन में 1 यूनिट काम किया है, और 1 यूनिट काम का मतलब टोटल वर्क। जरूरी नहीं है तुम इसको 1 मान के चलो, कुछ टीचर इसको 100 भी मनवा लेते हैं, ठीक है, कुछ अलग से भी इसको नाम देते हैं, 10 यूनिट्स मनवा लेते हैं। तो वो अलग अलग टीचर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीका हो सकता है उनको करने का, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूं कितना, कि टोटल वर्क है हमारा 1 यूनिट, ठीक है। अब जरा समझिएगा, यहां से देखना लॉजिक एकदम, वर्क कंप्लीटेड बाय 1 women in 1 day in x days इक्वल टू 1 यूनिट। इस बात को मानते हैं भाई लोग? एक महिला x दिनों में कितना काम करती है? भाई काम खत्म कर देती है। तुमने ऐसा लेट कर लिया है, तुमने ऐसा लेट कर लिया, 1 women कैन फिनिश द वर्क इन x डेज और 1 man कैन फिनिश द वर्क इन y डेज। ऐसा तो मान के चल रहे हो कि अगर एक ही लेडी काम खत्म करे तो वो x दिनों में पूरा काम यानी कि 1 यूनिट वर्क पूरा कंप्लीट कर देंगी, ठीक है। ओके, अब जरा सोचेगा, वर्क डन बाय 1 women इन 1 डे, बताओ एक दिन में कितना काम होगा? क्या मैं इसको 1 बाय x यूनिट लिख सकता हूं? तुम बोलोगे 1 बाय x कैसे? अबे जरा समझो बच्चों मेरे प्यारे से, मैं तुमसे बोलता हूं कि मैंने तुम्हें दिया था होमवर्क में मैंने तुम्हें दिए थे 10 चैप्टर, ठीक है, मैंने तुम्हें दिए थे 10 चैप्टर, और तुमने इन 10 चैप्टर को करने के लिए ना 5 दिन लगा दिए। 5 दिन में जाके तुमने क्या किया, 10 चैप्टर कंप्लीट किए, ठीक है। सोचो तुमने एक दिन में कितने चैप्टर किए होंगे बेटा? यहाँ पे तुम क्या बोल दोगे, 10 बाय 5, यानी कि 2 चैप्टर किए होंगे। क्यों बच्चों? अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने तुमको होमवर्क दिया था और होमवर्क करने के लिए तुमने 2 दिन लगा दिए, मैंने तुम्हें होमवर्क करने के लिए मैंने 10 चैप्टर दे रखे थे, ठीक है, और उस 10 चैप्टर को करने के लिए उन 10 चैप्टर्स को करने के लिए तुमने कितने दिन लगा दिए? 2 दिन लगा दिए बेटा, ठीक है। तो बताओ 2 दिन में तुम्हारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, तो बताओ एक दिन में कितना होता होगा? 10/2। तो अल्टीमेटली हो रहा क्या है, ये वैल्यू नीचे आ जाती है ना। ओके, अब जरा जैसे मैंने अभी यहाँ पे चैप्टर्स की बात की, अब चैप्टर के टर्म छोड़ देते हैं। मान लेते हैं तुम 2 दिन में काम कंप्लीट कर देते हो, काम कंप्लीट करने का मतलब 1 यूनिट काम कंप्लीट कर देते हो, ठीक है। बताओ एक दिन में कितना काम होता होगा तुम्हारा? आधा ही तो काम होता होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं तुम 3 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हो, तो यानी तुमने एक दिन में कितना काम किया होगा? 1/3 काम किया होगा। वही चीज बेटा मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि अगर तुम x डेज में पूरा काम कंप्लीट कर देते हो 1, तो 1 डे में कितना करते होंगे? तो आप क्या करेंगे, इस x को उठा के इस 1 के अपॉन में ले आएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? 1/x बन जाएगा। बेटा ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? इतना क्लियर है? तो गाइस, work done by 1 woman in 1 day is equal to 1/x unit. Similarly, work done by 1 man in y days, y दिनों में एक आदमी कितना काम करता है? तो आप बोल देंगे काम कंप्लीट कर देता है। कंप्लीट कर देता है मतलब 1 यूनिट कर देता है, ठीक है। तो बताओ एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में, तो आप क्या बोल देंगे? 1/y यूनिट। ओके, अब जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था? क्वेश्चन में कहा गया था कि, इसको लिख देता हूं यहाँ पे, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। देखिएगा बच्चे, 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, 4 डेज में, ठीक है। अब जरा समझेगा, एक लेडी एक दिन में कितना काम करती है बच्चों? एक लेडी 1 women 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करती है? तो आप बोलते हैं 1/x। लेकिन ये एक लेडी करती है, बट यहाँ पे काम कितने लोग कर रहे हैं? 2, तो 2 लेडीज के द्वारा किया गया कार्य विल बी 2 × 1/x। सिमिलरली
द वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे इज 1 by y, right? So the work done by 5 men in one day will be 5 into 1 by y. इस बात को मानते हैं। एक महिला एक दिन में 1/x काम करती थी, तो 2 महिलाएं इतना करेंगी। एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, तो 5 आदमी इतना करेंगे, ठीक है। और अब अगर मैं आपसे बोलूं 2 महिलाओं ने और 5 पुरुषों ने मिलकर कितना काम किया होगा एक दिन में, तो आप क्या बोल देंगे? प्लस 2 महिलाओं ने एक दिन में इतना काम किया, 5 पुरुषों ने एक दिन में इतना काम किया, मिलकर कितना काम हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब जरा समझिएगा, ये है इनके एक दिन का काम। काम कंप्लीट हुआ कितने दिन में? काम कंप्लीट हुआ 4 डेज में। तो 4 दिन का काम इंटू 4 कर दिया, और वो इक्वल टू कितना हो गया बेटा? इक्वल टू 1 यूनिट। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए, होमवर्क, और होमवर्क में थे आपके 10 चैप्टर। आप एक दिन में 2 ही चैप्टर करते हैं, तो एक दिन में 2 चैप्टर करते हैं, तो 5 दिन में कितना करते होंगे? 10 चैप्टर कर देंगे, तो इंटू 5 किया ना, तो ये 10 यूनिट आपके लिए किसके बराबर? ये 10 चैप्टर्स आपके लिए किसके बराबर है? ये आपके लिए 1 यूनिट के बराबर है। तो ये जो इतना वाला पार्ट था, ये 1 डे का वर्क था। इस 1 डे के वर्क की मल्टीप्लाई हमने 4 डेज से कर दी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 4 डेज में ही काम कंप्लीट होता है, और इसलिए इंटू 4 करके मैंने इसको इक्वल टू 1 लिख दिया, क्योंकि 1 का मतलब कंप्लीट वर्क, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड में एक महिला एक दिन में 1 by x, 3 महिलाएं 3 into 1 by x, प्लस एक पुरुष एक दिन में 1 by y, 6 पुरुष एक दिन में 6 into 1 by y, और काम कंप्लीट हुआ इन 3 days, that's why equal to 1। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 2 by x और 5 by y। इस 4 को उठा के आप राइट साइड में ला सकते हैं 1 by 4। ऐसे यहाँ पे 3 by x, 6 by y, और इस 3 को उठा के आप राइट में ला सकते हैं 1 by 3। और आप देख सकते हैं जो चीज आपने स्टार्टिंग में लेट करी थी वही चीज आ गई ना, ठीक है। और अब आप जानते हैं कि 1 by x को m मानना है, 1 by y को n मानना है, और इस काम को बेटा आगे अब आप खुद से कर सकते हैं बेटा। तो देखो मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए। रट्टा भी लगा सकते थे, लेकिन वो रट्टा सिर्फ शायद इसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल था, हालांकि एनसीईआरटी में इसके जैसा और कोई क्वेश्चन है भी नहीं। चैप्टर 4 में आएगा फिर सीधा इसके जैसा क्वेश्चन, ठीक है। बट ये जो फिर मैंने लॉजिकली जो समझाया वो ट्रिक को याद रखना यार, ठीक है। मुश्किल था मैं मानता हूँ, ठीक है, बट याद रखिए कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये टाइम रिलेटेड वर्क वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो गाइस एक काम करते हैं, इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ बच्चे, कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद करेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसे आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी साइड से बड़ी चैप्टर यहाँ पे ओवर हो जाता है, ओके। तो चलिए बेटा आप लोगों से मिलते हैं, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। और इंस्टा पे बच्चे आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरी आईडी है वहां पे अनुराग चौहान, बिना कोई स्पेस के। आगे यूके लिख देना भाई, यूके का मतलब उत्तराखंड है, अनुराग चौहान यूके, स्पेस देने की जरूरत नहीं कहीं पर भी। तो आप इंस्टाग्राम पे भी बच्चे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। तो चलिए बेटा अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।